Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 11th November in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's start our session. Our first topic is new UN alliance to stave off catastrophic food crisis. Taking cognizance of the catastrophic food crisis caused by COVID-19 pandemic and the urgency to tackle it, Food and Agriculture Organization of the United Nations has launched a food coalition. ध्यान में रखते हुए जो कैटेस्ट्रॉफिक फूड क्राइसिस हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण और जो अर्जेंट नीड है इसको टैकल करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन का उसने लॉन्च किया फूड कोलिशन को proposed by Italy and led by Food and Agriculture Organization. The alliance aimed to increase resilience of agricultural food system and ensure global food access. इसको प्रपोज किया गया था इटली के द्वारा और इसको लेड कर रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन का. ये अलायंस का एम क्या है तो इंक्रीज करना जो रेसिलेंस है एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम का और इंश्योर करना कि ग्लोबल फूड एक्सेस हो सके. Italy and Netherlands have already pledged and deliver financial resource and technical support to the coalition. जो इटली है और नेदरलैंड है उसने पहले ही जो प्लेज किया था उन्होंने डिलीवर कर दिया फाइनेंशियल रिसोर्स और टेक्निकल सपोर्ट इस कोलिशन को. The alliance would work as a network of network and a multi-stakeholder coalition for a unified global action to ensure food access and increase the resilience of agricultural food system in response to COVID-19. जो अलायंस है वो वर्क कर रहा है एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में जो कि मल्टी स्टेक होल्डर कोलिशन है एक यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन का ताकि वो इंश्योर कर सके फूड एक्सेस को और इंक्रीज जो रेजिलेंस है एग्रीकल्चर फूड सिस्टम का इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19. जो अलायंस है वो इन्वॉल्व करता है कि एक डिवोटेड ट्रस्ट फंड हो और एक वेब बेस्ड हब हो जो कि अलाउ करे पार्टिसिपेंट को वो एक्सेस कर सके बास्केट ऑफ प्रोजेक्ट फोकस इंफॉर्मेशन और डाटा को. साथ साथ फंडिंग और जो टाइप ऑफ असिस्टेंस की जरूरत है मैनी ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए उसको. ऑब्जेक्टिव क्या है इस अलायंस का? मोबिलाइजिंग रिसोर्स एक्सपर्टाइज एंड इनोवेशन कि मोबिलाइज किया जा सके जो रिसोर्स है एक्सपर्टाइज है इनोवेशन को. एडवोकेटिंग फॉर ए जॉइंट एंड कोऑर्डिनेटेड कोविड-19 रिस्पॉन्स ये बोल रहा है कि एक जॉइंट और कोऑर्डिनेटेड कोविड-19 रिस्पॉन्स लेने की आवश्यकता है. प्रमोटिंग डायलॉग एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज अमंग कंट्रीज ये प्रमोट कर रहा है डायलॉग को एक्सचेंज ऑफ नॉलेज को और जो एक्सपर्टाइज है अमंग कंट्रीज के बीच में. वर्किंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लान एंड प्रोग्राम ये काम कर रहा है कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लान और प्रोग्राम हो उसके लिए. एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप फॉर ए लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट ये एक्सपेंड कर रहा है जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है और पार्टनरशिप कर रहा है एक लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट के लिए. जरूरत क्यों पड़ा? ग्लोबल फूड प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज इन October for the fifth successive month according to the Food and Agriculture Organization Food Price Index also released in November 5. Even though the forecast for global cereal production was low, the output for 2020 was still expected to reach an all-time high. जो ग्लोबल फूड प्राइस है कंटिन्यू राइज किया अक्टूबर में फिफ्थ सक्सेसिव मंथ में अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फूड प्राइस इंडेक्स जिसको कि रिलीज किया गया नवंबर 5 में उसके अनुसार. इवन जो फोरकास्ट है ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन का वो तो लो है लेकिन जो आउटपुट होगा 2020 का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऑल टाइम हाई होगा. कोविड-19 जो है इसने एडअप किया 132 मिलियन मोर पीपल को रैंक ऑफ वर्ल्ड अंडर नूरिश्ड इन 2020 पे जो कि एक ग्रेट चैलेंज हो जाएगा पेंडेमिक के बाद एक्सट्रेट करने को. हंगर जो टारगेट था 2030 का उसको कंप्लीट करने के लिए क्योंकि एक चैलेंज क्रिएट कर देगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेगुलेशन ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर ओएसपी. OSP or other service provider are company or firms which provide secondary or tertiary service such as telemarketing, telebanking or telemedicine for various companies, bank or hospital chain respectively. जो अदर सर्विस प्रोवाइडर है वह अदर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज व फर्म जो है वो प्रोवाइड करता है सेकेंडरी टर्शियरी सर्विस या जैसे कि टेलीमार्केटिंग हो गया टेलीबैंकिंग और टेलीमेडिसिन हो गया वेरियस कंपनी के लिए बैंक के लिए हॉस्पिटल चेन्स के लिए रेस्पेक्टिवली. जो कंपनीज है वो फोरे करते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेस के साथ जो कि नंबर ऑफ सच अदर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आइदर वॉइस और नॉन वॉइस बेस्ड हो जो कि मार्केट में आए हो. जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट बट गेव ग्रेट रिटर्न्स इन बिजनेस विच प्रॉम्प्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी टू फ्लोट अदर सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म. जो सेक्टर है वो रिक्वायर करता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का और साथ साथ काफी ज्यादा रिटर्न देता है बिजनेस में. इस कारण क्या है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी जो है वो फ्लोट किया इस सर्विस में इस फर्म्स की तरफ
The new telecom policy of 1999 suggested that all OSP register themselves so that the government could keep a check on the usage of its resource. जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी था 1999 का, वो सजेस्ट करता है कि जितने भी OSP है उनको रजिस्टर कराना होगा खुद को, ताकि गवर्नमेंट चेक कर सके उनके यूजेस को, रिसोर्स को. सिंस मोस्ट ऑफ दिस फर्म यूज लीज टेलीफोन लाइन्स, दिस इन टर्न यूज द टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हेंस फेसिंग द रेगुलेशन. जो ज्यादातर ये फर्म है वो यूज करता है लीज टेलीफोन लाइन्स को, जो कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम जो कि ऑक्शन किया गया उसके अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का. इसी कारण इनको रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है. फर्दर जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी किया गया है ताकि इंश्योर किया जा सके कि फर्म जो है नहीं स्टैब्लिश करे फेक ओएसपी को, जिससे क्या होगा कस्टमर जो है टेली बैंकिंग व अदर सेंसिटिव सर्विस में उनको नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट हमारा ये वेरियस रजिस्ट्रेशन जो नॉर्म्स है ओएसपी का उसके बारे में हम जानेंगे. तो स्टार्ट सर्विस इन इंडिया ओएसपी हैज टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द डीओटी एंड डिक्लेयर टू द गवर्नमेंट एज टू हाउ मेनी एम्प्लॉय वर वर्किंग इन द फर्म एज वेल एज द एरिया ऑफ सर्विस इट वाज एंगेज्ड इन. स्टार्ट करने के लिए सर्विस को इंडिया पे ओएसपी को रजिस्टर करना होगा खुद को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास, और डिक्लेयर करना होगा गवर्नमेंट के पास कि कितने एम्प्लॉय उसके अंदर काम करेंगे और जो एरिया ऑफ सर्विस इनका क्या होगा जहां पे वो एंगेज होंगे. जैसे कि अगर कोई फर्म चाहता है कि वो प्रोवाइड करना चाहे टेली बैंकिंग सर्विस को, तो उसको बताना होगा गवर्नमेंट को कि कितना नंबर ऑफ पीपल उनके अंदर काम करेंगे बीपीओ पे, और इस फर्म जो वो कैटर करेगा. फर्दर ओएसपी आल्सो हैव टू डिक्लेयर वेदर दे वर प्रोवाइडिंग सर्विस टू डोमेस्टिक फर्म और इंटरनेशनल फर्म एंड द नेचर ऑफ सर्विस बीइंग ऑफर. और जो ओएसपी है उनको डिक्लेयर करना होगा कि वो जो है प्रोवाइड कर रहे हैं डोमेस्टिक फर्म व इंटरनेशनल फर्म को, और जो सर्विस उनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उस सर्विस का नेचर क्या है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज इश्यूड द रूल फॉर रजिस्ट्रेशन, सबमिशन of bank guarantee and other norms for other service provider in the business process outsourcing and information technology enabled services. तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया, जो रूल्स था रजिस्ट्रेशन के लिए, सबमिशन ऑफ बैंक गारंटी और अदर नॉर्म्स के लिए, अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस में उसको आसान कर दिया है. इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा. द गाइडलाइंस विल मेक इट इजियर फॉर बीपीओ एंड आईटीएम firms in many ways, such as cutting down on cost of location, rent for premise and other ancillary costs such as electricity and internet bill. इस गाइडलाइंस के कारण क्या होगा, आसान हो जाएगा बीपीओ के लिए और अदर आईटीएस फर्म के लिए कि वो कट डाउन कर सकते हैं जो उनका कॉस्ट था लोकेशन का, रेंट ऑफ प्रेमिसेस का और अदर एंसिलरी कॉस्ट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी व इंटरनेट बिल हो गया. द डूइंग अवे ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉर्म विल ऑल्सो मीन्स दैट देयर विल बी नो रिन्यूएबल ऑफ सच लाइसेंस एंड देयर विल इन्वाइट फॉरेन कंपनी टू सेट अप और एक्सपेंड देयर अदर सर्विसेज प्रोवाइडिंग यूनिट इन इंडिया. और जो रजिस्ट्रेशन नॉर्म का जो अब हटा दिया गया उससे क्या होगा कि अब रिन्यूएबल की जरूरत नहीं होगी लाइसेंस की. इससे क्या होगा, फॉरेन कंपनीज आराम से सेटअप कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं अपने सर्विसेज को इंडिया पे. दिस चेंज इन लाइन विद द नॉर्म्स ऑफ कंट्री इन वेस्ट कैन ऑल्सो अलाउ एम्प्लॉय टू ऑप्ट फॉर फ्रीलांसिंग फॉर मोर देन वन कंपनी व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम, thereby attracting more workers in this sector. और ये जो चेंजेस किए गए हैं नॉर्म्स में कंट्रीज का वेस्ट के जैसा ही है, वो अलो करेगा एम्प्लॉय को कि वो ऑप्ट कर सकता है फ्रीलांसिंग को मोर देन वन कंपनीज के लिए जब वो काम कर रहे होंगे घर से. इससे क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे मोर वर्कर्स को इस सेक्टर के तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट इन लद्दाख. August 2014, a glacial lake outburst flood hit the village of Gaya in Ladakh, destroying houses, fields, and bridges. Researchers now have mapped the evolution of Gaya glacial lake and note the cause of flood. अगस्त 2014 में जो एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड था उसके कारण जो विलेज था गया इन लद्दाख का डिस्ट्रॉय हो गए, हाउसेज, फील्ड और ब्रिजेस. रिसर्चर ने अब मैप कर लिया जो इवोल्यूशन हुआ था गया ग्लेशियर लेक का और जो रीजन था जिसके कारण ये फ्लड आया था. ग्लेशियल लेक आउटब्रेक फ्लड जो है एक टाइप है आउटबर्स्ट फ्लड का जो कि ऑकर करता है जब डैम जो कि कंटेन करता है ग्लेशियल लेक को फेल हो जाता है उसके कारण. An event similar to GLOF where a body of water contained by glacial melt or overflow the glacier is called a Jokul Halp. जो एक इवेंट है जो कि सिमिलर है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के जैसा ही. उसमें क्या होता है, जो बॉडी ऑफ वाटर जो कि कंटेन करता है ग्लेशियर को वो मेल्ट कर जाता है, वो ओवरफ्लो कर जाता है ग्लेशियर से, जिसको कि हम जोकुल हलॉप भी कहते हैं. द डैम कैन कंसिस्ट ऑफ ग्लेशियल आइस और टर्मिनल मोराइन. जो डैम है वो कंसिस्ट करता है ग्लेशियर आइस को व टर्मिनल मोराइन को. Failure can happen due to erosion, build-up of water pressure, an avalanche of rock or heavy snow, an earthquake, volcanic eruption under the ice or glacial collapses into it. फेलियर के बहुत सारे रीजन बताए गए हैं जैसे कि इरोजन हो सकता है, बिल्डअप ऑफ वाटर प्रेशर हो सकता है, एवलेंस हो सकता है, रॉक व हैवी स्नो, व अर्थक्वेक व वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, अंडर द आइस व ग्लेशियर कोलैप्स कर जाने के कारण ये जो ग्लेशियल रेक आउटबर्स्ट है हो सकता है.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 15 फाइनेंस कमीशन। द 15 फाइनेंस कमीशन लेड बाय चेयरमैन एनके सिंह सबमिटेड इट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो 15 फाइनेंस कमीशन है जिसको कि लेड कर रहे थे चेयरमैन एनके सिंह, उसने सबमिट कर दिया अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जो रिपोर्ट है वो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन्स में, एक बार ये टेबल कर दिया जाएगा पार्लियामेंट में यूनियन गवर्नमेंट को। उसके बाद द फाइनेंस कमीशन वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रिपोर्ट। द फर्स्ट रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वाज टेबल्ड इन पार्लियामेंट। जो फाइनेंशियल कमीशन का है उसको जरूरत क्या रिक्वायर्ड है कि वो सबमिट करे 2 रिपोर्ट को। इसमें से पहला रिपोर्ट है जिसमें कि रिकमेंडेशन है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, उसको टेबल कर दिया गया पार्लियामेंट में। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? द कमीशन वाज आस्क्ड टू गिव इट रिकमेंडेशन ऑन द मेनी यूनिक एंड वाइड रेंजिंग इश्यू इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जो कमीशन है उनसे पूछा गया है कि वो अपना रिकमेंडेशन दे बहुत सारे यूनिक और वाइड रेंजिंग इश्यू पे इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के। अपार्ट फ्रॉम द वर्टिकल एंड हॉर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, लोकल गवर्नेंस ग्रांट, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, द कमीशन वाज आल्सो आस्क्ड टू एग्जामिन द रिकमेंड परफॉर्मेंस इंसेंटिव फॉर स्टेट इन मेनी एरियाज लाइक पावर सेक्टर, एडॉप्शन ऑफ डीबीटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन है उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट का ग्रांट है, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट है, कमीशन को ये भी पूछा गया है कि वो एग्जामिन करे और रिकमेंड करे जो परफॉर्मेंस है इंसेंटिव्स का अलग अलग स्टेट का मेनी एरियाज में, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, एडॉप्शन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया एक्सेट्रा। जो कमीशन है उनसे ये भी पूछा गया कि एग्जामिन करे जो सेपरेट मैकेनिज्म है फंड करने के लिए डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को, ताकि सेटअप किया जा सके एक मैकेनिज्म जो कि ऑपरेशनलाइज हो आसानी से। फाइनेंस कमीशन है क्या? फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है एट सेंटर ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म में। इसको सेटअप किया गया था अंडर आर्टिकल 280 के कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इवेलुएट करे स्टेट ऑफ फाइनेंसेस को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, और रिकमेंड करे जो शेयरिंग ऑफ टैक्सेस है बिटवीन देम, प्रिंसिपल ले डाउन करे जो कि डिटरमाइन करता हो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सेस का एमंग स्टेट के बीच में। ये सारे फाइनेंस कमीशन के फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीसीआई टू प्रोब गूगल अब्यूज ऑफ पोजीशन। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रोब करेगा जो गूगल मिसयूज कर रहा है अपने पोजीशन का। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर अ डिटेल प्रोब अगेंस्ट गूगल फॉर अब्यूज ऑफ इट डोमिनेंट पोजीशन प्राइमरली विथ रिगार्ड टू डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन गूगल पे। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने ऑर्डर किया एक डिटेल प्रोब अगेंस्ट गूगल के लिए, जो ये यूज कर रहा है अपना डोमिनेंट पोजीशन होने का, प्राइमरली जो इसका डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है गूगल पे का उसके माध्यम से। केस है क्या? तो मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इंक्लूडिंग प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल पे ऑन एंड्रॉइड ओएस स्मार्टफोन एंड यूज ऑफ गूगल पे इन ऐप बिलिंग एज द मेथड ऑफ पेमेंट बाय डेवलपर। जो मल्टीपल इंस्टेंसेस देखे गए हैं जिसमें अब्यूज यूज किया गया है डोमिनेंट जो पोजीशन है, जैसे प्री इंस्टॉल जो है गूगल पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन फोन पे मिल रहा है, जो यूज करना होता है गूगल पे इन ऐप बिलिंग पे, जो कि एक मेथड है पेमेंट का डेवलपर्स के द्वारा। तो नेक्स्ट क्या किया जा सकता है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑन द प्राइम फेस व्यू दैट अपोजिट पार्टी हैव कॉन्ट्रावेंड वेरियस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। दिस एस्पेक्ट वारंट अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने प्राइम फेसिया व्यू किया कि जो अपोजिट पार्टी है उन्होंने कॉन्ट्रावीन किया वेरियस प्रोविजन को जो सेक्शन 4 का है इस एक्ट का। इसके कारण जरूरत है एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन का। सेक्शन 4 जो है कंपटीशन एक्ट का वो पर्टेन करता है जो अब्यूज किया गया है डोमिनेंट मार्केट पोजीशन का। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्स करने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 को थ्रू आउट इंडिया पे एंड प्रिवेंट करने के लिए एक्टिविटी जिसका कि एडवर्स इफेक्ट पड़ता हो कंपटीशन पे। फंक्शन क्या है कमीशन का? It is the duty of Commission to eliminate practice having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect an interest of consumer and ensure freedom of trade in the market of India. ये ड्यूटी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वो एलिमिनेट करे जो प्रैक्टिस है जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता हो कंपटीशन पे, प्रमोट करे और सस्टेन करे कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करे जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का, और इंश्योर करे कि फ्रीडम हो ट्रेड पे मार्केट में इंडिया के। The Commission is also required to give opinion on competition issues on a reference received from a statutory authority established under any law and to undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issue. जो competition है वो ये भी रिक्वायर्ड करा है कि वो ओपिनियन दे जो competition issue है उसके ऊपर जो रेफरेंस रिसीव किया गया अलग अलग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा जिसको कि स्टैब्लिश किया गया हो किसी भी लॉ के द्वारा, और अंडरटेक कंपटीशन एडवोकेसी को ध्यान में रखे, पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करे और इम्पार्ट करे ट्रेनिंग कंपटीशन इश्यू के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज ओपेक प्लस। After news of highly effective Pfizer vaccine against COVID-19 and Saudi Arabia assuring that an OPEC plus oil output deal could be adjusted to balance the market, oil price have jumped.
जो न्यूज आया कि हाईली इफेक्टिव प्रिसीजर वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 को लेकर सऊदी अरेबिया ने जो एश्योरेंस दिया कि ओपेक प्लस का जो ऑयल आउटपुट डील है वो एडजस्ट कर देगा जो बैलेंस है मार्केट का, इसके कारण ऑयल प्राइसेस काफी जंप कर गया है। ओपेक प्लस है क्या? ओपेक प्लस refers to the alliance of crude producer who have been undertaking correction in supply in the oil market since 2017। ओपेक प्लस रिफर करता है जो अलायंस है क्रूड प्रोड्यूसर का जो कि करेक्शन मेजर ले रहा है सप्लाई में ऑयल मार्केट के सिंस 2017 से। ओपेक प्लस कंट्री में कौन कौन से है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सुडान एंड सुडान। अब ओपेक क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री was founded in Baghdad, Iraq, with the signing of an agreement in September 1960 by 5 countries, namely Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. They were to become the founder member of the organization. जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है जिसको फाउंड किया गया था बगदाद इराक में, जब साइन किया गया था एग्रीमेंट सितंबर 1960 पे 5 कंट्रीज के द्वारा। वो कंट्रीज है आपके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। उसके बाद फाउंडिंग मेंबर भी यही बने थे। ओपेक जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक का ऑब्जेक्टिव है कि वो कोऑर्डिनेट करे, यूनिफाई करे जो पेट्रोलियम पॉलिसीज है अमंग मेंबर कंट्रीज के बीच में, ताकि एक सिक्योर, फेयर और स्टेबल प्राइस हो पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स के लिए और एक इफिशिएंट, इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई हो सके पेट्रोलियम कंज्यूमिंग नेशन को, और एक फेयर रिटर्न मिले कैपिटल का जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे इस इंडस्ट्री पे। इट इज हेडक्वार्टर इन वेना, ऑस्ट्रेलिया। ओपेक का हेडक्वार्टर वेना, ऑस्ट्रेलिया पे है। OPEC membership is open to any country that is a substantial exporter of oil and which share the ideals of the organization। OPEC का मेंबरशिप ओपन है किसी भी कंट्री के लिए जो कि सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर है ऑयल के और जो कि शेयर करते हो आइडियल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये आप देख सकते हैं ओपेक कंट्रीज को। नेक्स्ट, फायर डिटेक्शन एंड सपरेशन सिस्टम FDSS। DRDO had developed for passenger buses a technology called Fire Detection and Suppression System। जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डेवलप किया है पैसेंजर बसेस के लिए एक टेक्नोलॉजी फायर डिटेक्शन एंड सपरेशन सिस्टम। FDSS technology can detect fire in buses in less than 30 seconds and extinguishes it in 60 seconds, thereby reducing the risk to life and property to a significant extent। जो FDSS टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट कर लेगा फायर बस में लेस देन 30 सेकंड में और एक्सटिंग्विश कर देगा इसको 60 सेकंड के अंदर। इससे क्या होगा, जो रिस्क है लाइफ और प्रॉपर्टी का वो काफी कम हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन वर गिवन ऑन वाटर मिस्ट बेस्ड FDSS फॉर पैसेंजर कंपार्टमेंट एंड एरोसल बेस्ड FDSS फॉर इंजन फायर। डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है वाटर मिस्ट बेस्ड FDSS फॉर पैसेंजर कंपार्टमेंट के लिए और जो एरोसोल बेस्ड FDSS है इंजन फायर के लिए उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देकर दिखाया गया है। DRDO सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी दिल्ली हैज डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी। जो DRDO का सेंटर है फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी दिल्ली का, उन्होंने डेवलप किया इस टेक्नोलॉजी को। The FDSS for passenger compartment comprise a water tank of 80 liter capacity, a 6.8 kg nitrogen cylinder pressurized to 200 bar, installed at appropriate location in the bus, and a network of tubing with 16 number of atomized inside the passenger compartment। जो FDSS है पैसेंजर कंपार्टमेंट के लिए उसमें कंप्राइज करता है एक वाटर टैंक 80 लीटर कैपेसिटी का, साथ साथ 6.8 kg का नाइट्रोजन सिलेंडर है जिसको प्रेशराइज किया गया है 200 बार का, उसको इंस्टॉल किया गया है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे बस के, और एक नेटवर्क है ट्यूबलिंग विद 16 नंबर ऑफ एटोमाइजर इनसाइड द पैसेंजर कंपार्टमेंट के। जो FDSS फॉर इंजन है वो कंप्राइज करता है एक एरोसोल जनरेटर है विद इन विच फायर सेपरेशन कुड बी अचीव विद इन 5 सेकंड ऑफ द सिस्टम एक्टिवेशन। जिससे क्या होगा, फायर सेपरेशन अचीव किया जा सकता है 5 सेकंड के अंदर एक बार ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिंक। Denmark, which has recorded more than 55,000 cases of COVID-19 so far, has also recorded over 200 human cases infected with SARS-CoV-2 variant that are associated with farm mink। डेनमार्क जिसने रिकॉर्ड किया मोर देन 55,000 केसेस कोविड-19 का, उसने रिकॉर्ड किया है मोर देन 200 ह्यूमन केसेस जो कि इन्फेक्टेड है SARS-CoV-2 से, जो कि एक वेरिएंट है जो कि एसोसिएटेड है फार्म मिंक के कारण हुआ है। मिंक्स है क्या, तो मिंक डार्क कलर सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है, जेनरा नियोविजन एंड म्यूस्टेलिला का, और ये बिलोंग करता है फैमिली म्यूस्टेलिडेई को, जो कि इंक्लूड करता है विजेल्स, ऑटर और फेरेट को।
There are two extinct species referred to as mink, the American mink and European mink. दो extinct species है mink के, American mink और European mink. European mink जो है वो listed है IUCN के critically endangered category पे due to ongoing reduction in number के कारण. Mink like their close relative ferret are also known to be susceptible to coronavirus. और जो मिंक के जैसे उसके क्लोज रिलेटिव्स है जैसे कि फेरेट हो गए, उन पे भी ससेप्टेबल है कि कोरोना वायरस उनको भी इन्फेक्ट किया है. लाइक ह्यूमन दे कैन शो अ रेंज ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स फ्रॉम नो साइन ऑफ इलनेस टू ऑल सिवियर प्रॉब्लम्स सच एज न्यूमोनिया. ह्यूमन के जैसे ही इन्होंने भी बहुत सारे रेंज ऑफ कोविड-19 सिम्टम को शो किया, जैसे कि कोई भी साइन ना मिलना इलनेस का, और साथ साथ सिवियर प्रॉब्लम जैसे कि न्यूमोनिया हो गया. आप ये देख सकते हैं इसका इमेज. आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसके बारे में हम ब्रीफली समझ ले बुलेट पॉइंट से कि आज हम लोगों ने क्या क्या जाना है. तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा न्यू यूएन अलायंस टू स्टेव ऑफ कैटास्ट्रोफिक फूड क्राइसिस. तो ये जो है किसने लॉन्च किया एंड क्यों, इसका को किसने प्रपोज किया था, तो इस बार प्रपोज बाय इटली. ये काम कैसे करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है अलायंस का और जरूरत क्यों पड़ा. उसके बाद हम लोगों ने किया रेगुलेशन ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर OSP. तो इसमें हम लोगों ने जाना कि ये है क्या, वेरियस रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स क्या है इसके, देन सिग्निफिकेंस क्या है इसका. देन हम लोगों ने कंसीडर किया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इन लद्दाख. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये है क्या एंड क्यों ग्लेशियर लेक बर्स्ट करता है. आफ्टर दैट हम लोगों ने किया 15th फाइनेंस कमीशन. तो इसके चेयरमैन कौन है पहले ये जाना हम लोगों ने, फिर इसका रिकमेंडेशन क्या है, टर्म ऑफ रेफरेंस देखा, फिर फाइनेंस कमीशन क्या है और किस आर्टिकल में आता है. आफ्टर दैट हम लोगों ने किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रोब गूगल एब्यूज ऑफ पोजीशन. इसमें हम लोगों ने देखा क्यों, केस क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना और इसके फंक्शन को देखा. देन हम लोगों ने किया ओपेक प्लस. तो ये है क्या, ओपेक क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो न्यूज में क्यों आया. देन हम लोगों ने किया फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम. तो किसने डेवलप किया, यूज क्या है इसका. और हमारा लास्ट टॉपिक था मिंक, ये है क्या, न्यूज में क्यों आया और मिंक का IUCN स्टेटस क्या है. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable suggestion. Thank you and have a nice day.